कहाँ तक लिखवाया? वक्र बनाना था। किताब लाया कोई? वो थी ना इधर जाने किसके पास? ला इधर दे। यहाँ तक लिखवा दिया होगा मैंने। भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र दर्शाया गया है। चलो बनाओ इसको। ये तो है ई लैम्डा। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, और यहाँ है लैम्डा, बोले तो तरंगदैर्घ्य। ये 0। ये आंकड़े है ना, याद करने। किसी के मोबाइल नंबर समझ के याद कर लेना इनको। इस m का मतलब मैक्सिमम है, जहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। इमिटेड रेडिशनल, ये सॉरी रेडिएशन एनर्जी है, ये वेवलेंथ है। इधर टेम्परेचर को लिया गया है केल्विन में। ये ई लैम्डा है। ई लैम्डा का मतलब है कि यहाँ एनर्जी है ना, लैम्डा का फलन के रूप में ज्ञात करते हैं। यदि ई न्यू चल रहा हो ना, ई न्यू, तो इसका मतलब ये सूत्र कहाँ में लिया जा रहा है? एच न्यू। और ई लैम्डा चल रहा हो, ई लैम्डा, तो ये समझना है एच सी बाई लैम्डा, ये चल रहा है। ये सूत्र है ना, पहले 11th क्लास 12th क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, वहाँ अपन सूत्र से ग्राफ बनाते थे। और जैसे क्वांटम फिजिक्स आए तो पहले प्रयोग किए गए। क्या किए गए? प्रयोग से क्या मिला? ग्राफ। अब फिर उन ग्राफ को हम समझ रहे हैं। जैसे तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है 12th क्लास में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। किसकी पढ़ी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। तो वो जो ग्राफ है वो सूत्र से कहाँ मिले? वो किससे मिलते? थ्योरी से। प्रयोग किया गया, उससे अपन को ग्राफ मिलता था। इस टाइप के पढ़े भी है तुमने। यहाँ पर तुम धारा लेते थे, इधर आवृत्ति लेते थे, और इस टाइप से ग्राफ ये पढ़े हैं तुमने। तो ये किस प्रायोगिक ग्राफ है, कोई सूत्र से नहीं आ रहे। फिर हम इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने थ्योरी बनाई। ऐसे ही 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के पहले की फिजिक्स को तो मानते चिर सम्मित भौतिकी। इसमें न्यूटन के नियम चलते हैं जो साधारणतः छोटे कणों के लिए लगते हैं।
उसके बाद कुछ प्रयोग हो गए गलती से। प्रयोग हुआ ये कृष्णिका वितरण वक्र वाला, या कृष्णिका ऊर्जा वक्र बोलते हैं इसको। एक हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक हुआ कॉम्पटन प्रभाव। इनको समझाने बैठे न्यूटन के नियम से, चिरसम्मित भौतिकी से, तो समझा ही नहीं पाया कोई। फिर इनको समझाने के लिए आइंस्टीन, प्लांक, वीन, रेलेजिन ये आए, इन्होंने समझाया। तो पहले ग्राफ तो बन गया, अब इस ग्राफ को कैसे समझाए? तो थ्योरी दी, थ्योरी देने के बाद इसका सिद्धांत दिया, फिर सिद्धांत से जिसका सही निकला उसी को अपन पढ़ रहे हैं। फिर यहीं से एक नई फिजिक्स की उत्पत्ति होगी। कल बता दिया था, मैंने समझा दिया था, और ये भी बताया था कि छोटे कणों के लिए, छोटे कणों के बारे में अध्ययन करना है तो कौन सी फिजिक्स में चलते हैं, और जब वेग इतना हो तब कौन सी फिजिक्स में चलते हैं। वेग प्रकाश की कोटि का हो ना, कणों का, व्यक्ति का, वस्तु का, तो अपन किस पे चल जाते हैं? क्वांटम पे। और बहुत कम हो, नॉर्मल 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 की घात 3 किलोमीटर, इतना सा हो, तब हम किस पे आ जाते हैं? चिरसम्मित भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स पे। बना लिया है? चलो लिखो। ये किसका है मैं बता दूं। ये किसका ग्राफ है? एक पदार्थ ले रखा है, पदार्थ। क्या ले रखा है? पदार्थ। उस पदार्थ पर विकिरणें आपतित करवाई, उसने उसका अवशोषण कर लिया। फिर उसी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं? देखो टेम्परेचर, ये सब, उस पदार्थ को हम इस टेम्परेचर पे रख के, इस टेम्परेचर पे रख के देखते हैं कि उसमें विकिरणों का उत्सर्जन कैसे कैसे होता है। तो इस टेम्परेचर पे पता चला कि इस तरंगधैर्य की विकिरणों का उत्सर्जन इस टेम्परेचर पर सर्वाधिक हुआ। ठीक है, ये यहाँ संख्या है, संख्या किसकी मैं बता दूँ। ये जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है यहाँ संख्या है, मतलब ऐसे हैं, पदार्थ ले रखा है, उससे कितनी ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित हो रही है वो संख्या है, उसी को बोला गया है ई लैम्डा, यानी कि ऊर्जा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। उस पदार्थ को अपन ने पहले तो ऊर्जा दे दी, फिर इस टेम्परेचर पे रखा, और फिर अध्ययन कर रहे हैं उसका तरंगधैर्य के साथ। तो पता चल रहा है कि तरंगधैर्य जब कम था, तरंगधैर्य जब कम था, ये यहाँ पर तो एनर्जी भी कम थी, तरंगधैर्य बढ़ा तो ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर इस टेम्परेचर पे 1646 केल्विन पर एक तरंगधैर्य ऐसा आया, एक तरंगधैर्य ऐसा आया जिस पर एनर्जी का मान क्या मिला अपन को? सर्वाधिक। ठीक है, फिर उसी पदार्थ को किस ताप पर रखा गया? 1449 केल्विन पर। किस पे रखा गया? 1449 केल्विन पर। तब एक तरंगधैर्य ऐसा मिलेगा जहां पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। ठीक है, इस पूरे वक्र के लिए एक बात ध्यान रखना, ताप कांस्टेंट है, और इस पूरे वक्र के लिए भी क्या है? ताप कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए आप। लिखो इसके बारे में। कृष्णिका के इस ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट है कि कृष्णिका के इस ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट है कि कृष्णिका के इस ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट है कि इस ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट है कि पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, सुनो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, केवल इसके लिए लिखवा रहा हूँ, एक के लिए। ताप इसका क्या है? कांस्टेंट। किसी दिए गए ताप पर लेमड़ा बढ़ने पर अरे लिखना नहीं है, सुनो तो सही यार, तुम तो शुरू हो जाते हो। इस पूरे वक्र का देखो, इसके बारे में। निश्चित ताप पर प्रारंभ में जब हम लेमड़ा बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। एक लेमड़ा ऐसा आता है जिस पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा सर्वाधिक हो जाती है। फिर उस लेमड़ा से आगे भी हम तरंगधैर्य को बढ़ाएं तो ऊर्जा का मान कम होने लगता है, और जीरो और अनंत तो कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसकी लिमिट लेंगे हम 0 से अनंत। न्यूनतम तो कितना हो सकता है? 0। अधिकतम कितना हो सकता है? अनंत। लेकिन 0 के लिए चाहिए अपन को ताप 0। सुना है तुमने, मैंने बता भी रखा है। T = 0 केल्विन पर, T = 0 केल्विन पर प्रत्येक पदार्थ की एनर्जी क्या होती है? 0। क्योंकि तुम क्या लिखते हो? E = 3/2 kT। के का मान, T का मान क्या रखोगे? 0। समझ में आ गया? सुनो, तो पहले मैं इस वक्र के लिए लिखूंगा। तो इस वक्र के लिए क्या बताऊंगा? दिए गए ताप कांस्टेंट रखा, और इससे उत्सर्जित, जो उत्सर्जित हो रही है एनर्जी, उसके बारे में अध्ययन किया। तो लेमड़ा बढ़ने पर, लेमड़ा कम है ना,
लेमडा क्या है, कम, तो एनर्जी भी कम, लेमडा बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ रही है। एक ऐसा तरंग दैर्घ्य मिलेगा जिसको बोलेंगे हम लेमडा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम नाम एनर्जी से दिया है, किससे दिया है, यानी कि इस तरंग दैर्घ्य पर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, तो इसको बोला गया लेमडा m1। ठीक है, फिर इस तरंग दैर्घ्य के बाद में यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ाएं तो एनर्जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन वक्र किसके लिए, जब ताप क्या रख रखा है अपन ने, कांस्टेंट। फिर दूसरा ताप रखेंगे, ताप को फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, लेकिन क्या कर देंगे, कम। तो एक बात पता चल रही है इनसे, देखो ताप को कम करते जा रहे हैं, ताप को कम करते जा रहे हैं, तो उत्सर्जित विकिरणों की एनर्जी भी अधिकतम वाली क्या हो रही है, कम। 1646 केल्विन पर इतना मान है। वही पदार्थ टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर वैल्यू घट गई, फिर वही पदार्थ टेम्परेचर कम कर दिया तो और कम हो गई, वही पदार्थ टेम्परेचर कम कर दिया तो ये, और तरंग दैर्घ्य में पूरा ही खेलेंगे। इसके लिए तरंग दैर्घ्य मैंने 10 से 10 की पावर 40 तक ले गया, मैं 10 की पावर 20 तक ले गया। इसके लिए सबके लिए वही तरंग दैर्घ्य लिए, लेकिन मिला कहाँ से वक्र, इसके लिए थोड़ा सा लेमडा आगे बढ़ेंगे, इसके लिए कम होगा, इसके लिए कम होगा, इसके लिए कम होगा। मतलब ये लेमडा किसके समानुपाती आ रहा है, सॉरी किसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, ताप के, नहीं आ रहा। वीन का विस्थापन नियम पढ़ा, लेमडा प्रोपोर्शनल 1/t, तो लेमडा बराबर b/t पढ़ा है ना, वही आता है इसी से। ठीक है, तो लिखो आप आगे, किसी दिए गए ताप पर तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान, किसी दिए गए ताप पर तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान, तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में ई लेमडा का मान बढ़ता है, प्रारंभ में ई लेमडा का मान बढ़ता है, प्रारंभ में ई लेमडा का मान बढ़ता है। लिख लिया, लिखो आगे, तथा निश्चित तरंग दैर्घ्य लेमडा m पर, तथा निश्चित तरंग दैर्घ्य लेमडा m पर, तथा निश्चित तरंग दैर्घ्य लेमडा m पर ई लेमडा का मान अधिकतम हो जाता है, ई लेमडा का मान अधिकतम हो जाता है, ई लेमडा का मान अधिकतम हो जाता है। कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, 1 क्यों आया, ये m क्या बता रहा है, अधिकतम ऊर्जा की, इस लेमडा के इस मान पर एनर्जी क्या है, अधिकतम। 1 तो इसलिए कि पहले वक्र के लिए। ठीक है, सेकंड लिखो, ई लेमडा का, रुको अभी उसी में लिखना, ई लेमडा का मान अधिकतम हो जाता है, तथा लेमडा m के पश्चात, तथा लेमडा m के पश्चात और तरंग सॉरी ऐसे लिखना, तथा लेमडा m के पश्चात तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर, तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर ई लेमडा का मान कम होता जाता है, ई लेमडा का मान कम होता जाता है, ई लेमडा का मान कम होता जाता है, ई लेमडा का मान कम होता जाता है। लिख लिया, सेकंड लिखो आप, सेकंड पॉइंट लिखो, ताप का मान बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य, ताप का मान बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य ताप का मान बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के संगत उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान, ताप का मान बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के संगत उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है,
उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। लिख लिया? चलो आगे लिखो। ताप का मान बढ़ाने पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। पढ़ लो उसको। इसके लिए ताप कितना है? कम। इससे उत्सर्जित अधिकतम विकिरण ऊर्जा कम। इसके लिए ताप इसकी तुलना में ज़्यादा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ज़्यादा। इसके लिए ताप इन दोनों की तुलना में ज़्यादा, इसके लिए भी ज़्यादा, इसके लिए और ज़्यादा कर दिया ताप, तो विकिरण उत्सर्जित ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो। कभी कभी ये वक्र यूँ बोले कि उत्सर्जित विकिरण की मात्रा पर बनाओ, विकिरणों की संख्या पर बनाओ, वो भी बात यही है। क्योंकि मेरी बात सुनो, क्यों है वो बात? क्वांटम में E = h/ν, ये एक विकिरण की ऊर्जा है या एक फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है, अब उनकी संख्या का मतलब है कि फोटोनों की संख्या बढ़ गई तो क्या आएगा? E = nhν। तो या तो तुम बोल दो कि उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा ये है, अरे बोलो, तो इस या विकिरणों की संख्या ये है। अब सुनो, ये कोई सतह है, सतह, यहाँ से एक तरंग 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे, इस तरंगदैर्घ्य पर इतना ताप रखूं तब विकिरणों की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। तो जब संख्या सर्वाधिक हो रही है तो एक तरंग की एनर्जी कितनी? E = hν। ये एक विकिरण की एनर्जी कितनी? E = hν। यहाँ से n निकल रही है तो फिर टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? E = nhν। तो मैं कह रहा हूँ ना, उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा बोल दे, उत्सर्जित विकिरण की संख्या बोल दे, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बोल दे। देखो अलग अलग किताबें तो अपने दो ही चलती, एक दो CBH और एक JBH उधर चलती राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यहाँ तो CBH ही चलेगी। CBH में कभी कभी नाम इधर उधर हो जाए नहीं, एक इसका दूसरा ग्राफ दे रखा हो वहाँ अलग मिल जाए, तो ये मैंने बता दिया, इनकी संख्या ले रखी है। अब यहाँ एनर्जी कैसे निकालेंगे? एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर एनर्जी कांस्टेंट होगी। सर कैसे? E = hν, और तुम न्यू बराबर क्या जानते हो? c/λ। तो भैया E = hc/λ। h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तुम्हारा लैम्डा कांस्टेंट तो एनर्जी भी कांस्टेंट। तो इस लैम्डा पर एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, सबकी, जितनी भी विकिरणें निकल रही होगी ना उसकी। ठीक है, और यूँ थोड़ी है कि हम इतने बड़े पदार्थ को गर्म करें, उससे एक ही विकिरण ऊर्जा निकल रही, बहुत सारी निकलेगी। जितने फोटोन उससे निकलने की संभावना है। देखो फोटोन का अवशोषण भी होता है और उत्सर्जन है। अवशोषण कब हुआ? मैंने क्या कहा तुमसे? पदार्थ ले रखा है, पहले प्रकाश की किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंग उस पर आपतित करवाए, तो प्रकाश का क्या कर लिया उसने? अवशोषण। अब गर्म करोगे तो क्या हो करेगा? उत्सर्जन, जो भी उसने अवशोषण किया है। चलो आगे लिखो। कितना पॉइंट हुआ? 3 या 4? 2। दूसरा पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। ताप का मान बढ़ाने में प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान भी क्या है? बढ़ता है। अलग अलग देखते जाओ ना, दिख रहा है? चलो आगे। थर्ड, वक्र से स्पष्ट है कि अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा m अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा m। सुनो मेरी बात, ये लैम्डा m सारी जगह परिभाषित नहीं है, केवल ये उसी जगह परिभाषित है जहाँ एनर्जी क्या मिल रही है? मैक्सिमम कहाँ मिल रही है? यहाँ। तभी इस तरंगदैर्घ्य को मैंने क्या दिया है? लैम्डा m। इधर वाला, इस वक्र के लिए इधर वाले तरंगदैर्घ्य को मैं लैम्डा m नहीं बोलूंगा, नहीं उधर वाले तरंगदैर्घ्य को लैम्डा m बोलूंगा। ठीक है, तो लिखो, वक्र से स्पष्ट है कि अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा m, विकिरण के परम ताप T, विकिरण के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, होता है। वक्र से स्पष्ट है कि अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा m विकिरण के परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। आ जाओ। अर्थात सर इसको भी समझो, समझो भाई समझो। इस अधिकतम ऊर्जा के लिए ताप कितना है 1646 केल्विन। तो इसके लिए लेमड़ा सर यही है ना लेमड़ा, इसका लेमड़ा ये। ओके, अब सुनते जाओ। तुमने टेम्परेचर को क्या कर दिया भाई, अब ये तो टी था, अब इस टेम्परेचर को क्या कर दिया कम, इसकी तुलना में तो कम कर दिया ना। तो इसके लिए लेमड़ा क्या हुआ सर, और ये सर बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब किसके लिए बोल रहे हैं, अधिकतम ऊर्जा के लिए देखना है। पूरे वक्र में अधिकतम ऊर्जा यहाँ पर ही है, यहाँ के लिए नहीं देखना, ना यहाँ के लिए देखना, यहाँ के लिए देखना है। यहाँ पर एनर्जी क्या है कम, और यहाँ एनर्जी ज़्यादा, फिर एनर्जी वापस क्या हो गई कम हो गई। फिर आगे चलो, फिर मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया कम, और टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया। तो फिर इस वक्र के लिए टेम्परेचर, पदार्थ वही चल रहा है अभी जिसको तुमने क्या दी थी एनर्जी। फिर इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा सर लेमड़ा तो और बढ़ गया। तो क्या पता चल रहा है कि ताप को कम करता जा रहा हूँ ना, तो लेमड़ा के मान में वृद्धि हो रही। लेकिन किस बिंदु के लिए, किस एनर्जी के लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए। तो शब्द लिखा है मैंने अधिकतम ऊर्जा, यदि तुमने अधिकतम नहीं लिखा तो कट गया फिर ये पॉइंट, ठीक है। तो अधिकतम ऊर्जा के लिए लेमड़ा एम प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/T, और लेमड़ा एम बराबर सर क्या हो गया ये B/T, और इसी को बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। अब विस्थापन क्यों बोला भाई उसने ये बोला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं ना, टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो वो तरंगदैर्घ्य है ना बढ़ता जाता है, बढ़ने की ओर विस्थापित होता जाता है। यह वक्र में बोले तो किधर की ओर विस्थापित हो रहा है, दाईं ओर। हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर बोलो कि ताप का मान कम करने पर तो विस्थापित उधर हो रहा है, और ताप का मान बढ़ाने पर इधर की ओर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये लिखो, अर्थात लेमड़ा एम प्रोपोर्शनल 1/T, तो लेमड़ा एम बराबर B/T। लिख लिया, चलो आगे लिखो। यहाँ स्मॉल बी एक यहाँ स्मॉल बी समानुपाती नियतांक है, 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 जिसे वीन नियतांक कहते हैं, जिसे वीन नियतांक कहते हैं, जिसे वीन नियतांक कहते हैं। लिख लिया, वीन नियतांक कहते हैं। तथा इसका मान ये लिख लेना 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन, सेंटीमीटर इंटू केल्विन, ये रहा 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन। अब देखो ऐसे पता चल जाएगा, बी का मात्रक निकालो, लेमड़ा एम इंटू टी। लेमड़ा कौन, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक, दूरी का, और टी कौन है, ताप, ताप का मात्रक केल्विन। तो लिखो 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन होता है, होता है। लिख लिया। अगली लाइन से लिखना, जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत, तो अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत, तो अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत, तो अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लेमड़ा एम, तरंगदैर्घ्य लेमड़ा एम, तरंगदैर्घ्य लेमड़ा एम, कोमा तरंगदैर्घ्य लेमड़ा एम, कोमा न्यून तरंगदैर्घ्य की ओर, न्यून कम तरंगदैर्घ्य, न्यून क्वेश्चन में कम, न्यून तरंगदैर्घ्य की ओर, तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता जाता है, विस्थापित होता जाता है, विस्थापित होता जाता है,
विस्थापित होता जाता है। इसे ही वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। 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 तो और सुनो, खत्म हो गया वो तो इसी में भी लिखना है। अभी वक्र से निष्कर्ष सारे खत्म नहीं हुए। लेमडा एम बराबर बी बाई टी, वज्र गुणन करो सर इसको, तो लेमडा एम बराबर क्या आया, लेमडा एम इंटू टी बराबर क्या आया, बी। ये बी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन यही रहेगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसको कांस्टेंट करना हो तो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। लेमडा एम घट रहा है ना तो टी बढ़ेगा, और हमेशा इस वक्र के लिए बी का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन याद रखना सर क्या, तुम चाहे इस वक्र में निकालो या इसमें निकालो, इसमें निकालो, इसमें निकालो, चारों में से किसी के लिए भी लगाओ, ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको स्टार लगाकर, और इसकी एक लाइन और लिखा देंगे। और एक नंबर आधे नंबर में पूछा जाता है वीन का विस्थापन नियम। तो जो मैंने नीचे लिखा है ना, जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो अधिकतम विकिरण ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लेमडा एम न्यून तरंगदैर्घ्य या कम तरंगदैर्घ्य के विस्थापित होता जाता है। इसे हम बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। लिखा है सर आगे, चलो इसी के नीचे लिख लेना, अर्थात लेमडा एम व टी का गुणनफल, अर्थात लेमडा एम व टी का गुणनफल सदैव नियतांक स्मॉल बी के बराबर होता है। नियतांक स्मॉल बी के बराबर होता है। इसको वीन डिस्प्लेसमेंट और लो, वीन का विस्थापन इसी नाम से आता है वो। लिख लिया, कितने पॉइंट हुए भाई, 3। चौथा लिखो, चिरसम्मत ऊष्मागतिकी के आधार पर, चिरसम्मत ऊष्मागतिकी के आधार पर। अब सर ये क्या नई चीज आ गई भाई, ऊष्मागतिकी भी है और न्यूटन के नियम भी लग रहे हो उस पर, इसके नियम लग रहे हो न्यूटन के, तो उसको बोलोगे आप चिरसम्मत ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी और क्वांटम के नियम लग रहे हो तो उसको बोलोगे क्वांटम ऊष्मागतिकी। ठीक है, लिखो आगे। चिरसम्मित ऊष्मागतिकी के आधार पर वैज्ञानिक वीन ने बताया कि वैज्ञानिक वीन ने बताया कि तरंगदैर्घ्य परास लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा, लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। वापस रिपीट कर दूं, चिरसम्मित भौतिकी के आधार पर वैज्ञानिक वीन ने बताया कि तरंगदैर्घ्य परास लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। उस सूत्र को लिखो, ई लेमडा डी लेमडा बराबर ए लेमडा की पावर -5 ई की पावर -b बाई के टी, और यहाँ डी लेमडा। कहाँ से आया, कैसे आया, अभी चुपचाप लिख लो।
इंतजार करो 1 साल का, ठीक है। तुम्हारे परसेंटेज है ना सेकंड ईयर फाइनल की जोड़ेगी, फिर उसका एवरेज निकलेगा। तो मेहनत करो, खेलो भी सही पर मेहनत ज़्यादा। कभी कभी मास्टर को बुलाओ खेलने, हमारी वादी वादी कम हो जाए, चर्बी। तेरे से भी कह रहा हूँ, तू भी जाए। लिखो आगे, ई लेमडा डी लेमडा बराबर ए लेमडा ई पावर -5 ई की पावर -b बाई के टी, और ये डी लेमडा, ठीक है। ये याद करना है। लिखो आप आगे, इसे अब याद रखना। ये जो वीन है ना, वीन अंकल, उसी की जो वीन अंकल इस वक्र की व्याख्या करेगा यहाँ से यहाँ तक की। इधर तो इसकी साता नहीं है, जैसे इसकी व्याख्या करने बैठेगा ये गलत निकलेगा, ठीक है। तो लघु तरंगधैर्य के लिए, ये लघु तरंगधैर्य, छोटे तरंगधैर्य के लिए, स्मॉल वेवलेंथ के लिए, लघु तरंगधैर्य के लिए इससे व्याख्या करेगा। ये कहाँ से आया वही आगे बताएगा। तो इससे वो लघु तरंगधैर्य के लिए तो इस वक्र की क्या कर लेता है, पूर्णतः व्याख्या कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए, इस वाले के लिए तो सही है, लेकिन उपयोग किसका कर रहा है बेचारा, चिरसम्मित भौतिकी का, इसलिए गलती होती है। फिर एक और आएगा रेलेजिन, वो इसके पीछे पड़ेगा तो पूरे के पीछे, पर वो लघु के लिए उसका गलत हो जाएगा और फिर इसके लिए सही हो जाएगा। तो दीर्घ तरंगधैर्य के लिए किसका सही रहेगा, रेलेजिन का, ठीक है। फिर आएगा प्लांक अंकल, तुम ठहरो सबके सब, हटो साइड में। जो इन्होंने चिरसम्मित, इसने भी उपयोग किसका किया, चिरसम्मत भौतिकी का, क्लासिकल फिजिक्स का, किसने, रेलेजिन। इस वीन ने भी किसका किया, इसका। अब इसको पता चल गया, इसने भी कैलकुलेशन की, भाई ये दोनों पच लिए, तब भी पूरा नहीं हो पाया। तो मतलब जो ये नियम दे रखे हैं अभी न्यूटन ने, अन्य वैज्ञानिकों ने, जो किसके अंतर्गत आ रहे, चिरसम्मित भौतिकी, इससे तो इसकी व्याख्या नहीं होने वाली। तो नई फिजिक्स के बारे में सोचो। फिर वो धीरे धीरे गया विकिरण पर, भाई विकिरण के क्या क्या गुण हैं, किसके पास गया, विकिरण। भाई बोल विकिरण तू कैसे कैसे क्या क्या करती है। तो विकिरण ने कहा कि भाई साहब आप सोच रहे होंगे मेरी एनर्जी थोड़ी सी है, नहीं, मेरी एनर्जी है ना इस सूत्र से निकलेगी, E = H न्यू से। और सुनना, ये एनर्जी है ना, ये आवृत्ति है ना, ये चलती है 0 से कहाँ तक, अनंत तक, 8 तक नहीं, न्यू, 0 से कहाँ तक, अनंत तक। फिर 8 आ गया, तुम उल्टा करके देख लो, ए से अनंत तक, समझ में आया। फिर सर मेरा जो तरंगदैर्घ्य है न्यू बराबर c/λ से चेंज होगा, तो ये तरंगदैर्घ्य भी अनंत से, जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो उल्टा मिलेगा नहीं, तो अनंत से कहाँ तक जाएगा, ये भी 0 तक, ठीक है। और मेरी जो गुण है वो क्या है कि मैं ना ऊर्जा है ना बंडलों में, पैकेटों में देती हूँ। E = 1 बंडल दिया किसी को 2 बंडल दिए, किसी को 3 बंडल दिए, किसी को 4 बंडल दिए। इन सारी चीज़ों के बारे में कौन जानकारी लेके आया, प्लांक, किससे, विकिरण से। फिर उसने कहा कि भाई साहब जो तुम ये मान रहे हो ना, इसको तो मारो गोली, यहाँ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं चलेगी। फिर इसने पहले तो नई जो विकिरण थी उसके बारे में निष्कर्ष निकाले, फिर इसने जो एक नियम दिया जिससे पूरे के पूरे वक्र की क्या कर ली, व्याख्या। फिर यहीं से नई फिजिक्स की उत्पत्ति होती है मैक्स प्लांक के द्वारा। और वो कहता है कि प्रत्येक विकिरण जब चलती है या किसी पदार्थ को अपन विकिरण ऊर्जा देते हैं या उससे उत्सर्जित होती है, तो वो ऐसे नहीं कि सारी वैल्यू मिल रही हो, कुछ ही वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी E = H न्यू। फिर यहीं से प्राप्त होता है फोटोन, कि कौन सी ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा। अब बहुत सारे बोलते हैं सर फोटोन खींचना, देखिए होता ही नहीं है फोटोन, सर जो चीज़ें होती नहीं है। फिर उससे फोटोन क्या है, माध्यम में अन्योन्य क्रिया से बनता है। किससे बनता है, माध्यम में अन्योन्य क्रिया। जैसे हम समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, हमने आपको, तुम बैठे हो यहाँ, माध्यम भी है, तुम भी हो, मतलब अणु भी है, कण भी है, तुम अणु, कण और आयन। ओए यो काहे खुचड़ा करवाए गया तो, हाँ बड़े बड़े खुचड़ा घर बना रहे हो। माँ कल ना घर पापा जी बैठे उठी वहाँ का सामने बना, भाई एक घर हो, उनमें एक सुंदर कन्या, सुंदर कार, सुंदर बंगलो। फिर वो समझ जाओगा भाई बेटा ये फीलिंग कसान की। और तुम माँ के सामने बना अटी तो देख। अब सुनो, ये भटका देता है, कहाँ था देख मैं, हाँ यहीं थे सारे। तुम सब क्या हो, अणु, परमाणु, कण और आयन, ये सब हो तुम चुपचाप बैठे हो, आते हो, पढ़ के चले जाते हो। अब कुछ ऊर्जा वाली बात ही नहीं हो रही। हमने एक दिन खतरनाक भाषण दे दिया, भाई ऐसे पढ़ोगे तो ये मिलेगा, बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, खतरनाक डांट वाट फटकार सब कर दिया। मतलब मैंने तुम्हें क्या दी, एनर्जी। अब ये कणी अन्योन्य क्रिया करेंगे, और ये कणी क्या करेंगे, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे।
मतलब मैंने कहा कि तुम दूसरों की हेल्प करना सीखो, दूसरों को पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को रोड पे जा रहा हो उसको समझ में आए तो पकड़ के पूछ लो तेरे क्या प्रॉब्लम, तुरंत पढ़ा दो उसको। तो फोटोन ऐसे हुए, सूर्य से विकिरणें निकली और माध्यम में जितने भी कण थे सबको एनर्जी देकर क्या बना दिया, फोटोन। और कहा जैसे तुम किसको, दूसरे व्यक्ति को एनर्जी दे दो तो अपना अस्तित्व खत्म कर देना। यही फोटोन के पास होती है, एनर्जी आती है माध्यम से, फोटोन किसी को देता है, बेचारा खत्म। और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक फोटोन एक इंसान को एनर्जी दे सकता है, और कुछ का ये मानना है कि एक फोटोन दो को भी दे सकता है। कुछ का ये मानना है कि फोटोन मर जाएगा, मतलब एक को एनर्जी देने के बाद। पर कुछ का ये भी मानना है कि जो फोटोन मरा था ना, वही आने वाले फोटोन से एनर्जी लेके वो जिंदा हो जाएगा, और जिसने एनर्जी दी वो मर जाएगा। ऐसी ऐसी अवधारणाएं फिर धीरे धीरे जैसे से प्रयोग होते गए, इनके निष्कर्ष निकलते गए, तो जो इनकी अवधारणा आती वो भी क्लियर होती गई। पढ़ा है तुमने पहले परमाणु के बारे में, डाल्टन बता के गया, अरस्तु ने बताया, फिर थॉमसन ने तरबूज खाया तो वो बीज वाला फॉर्मूला दे दिया, हाँ, फिर मिठाई खाई तो वो पुडिंग पोडंग मॉडल दे दिया पड़ी वाला नहीं फिर उसके बाद कौन है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड तो बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ क्या, उसने तो कुछ किया ही नहीं था, किया तो उसके स्टूडेंट ने था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने किया, नाम खुद का ले लिया। फिर रदरफोर्ड अंकल भी किसके पीछे पड़ा, हाँ, चिरसम्मित बोध दिखेंगे तो सारे नियम उसके 2-3 वो कुछ तो सही थे, कुछ गलत हो गए। फिर नील्स बोर ने कहा तो ठेर, फिर नील्स बोर ने क्या किया बेचारा, उसने प्रयोग ले लिया किसका, प्लांक का, क्वांटम फिजिक्स ले ली उसने। क्वांटम फिजिक्स सर महान है, तुम क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करते, सही प्रयोग हो गए। फिर उससे पूछा कि mvr = nh/2π कहाँ से आया। देखो आगे यार मन लिख दो, पर पता को ना कहाँ से आए, कोई बच्चा चिट से लिख लेता है ना, सर लिख लेना मैं भूल गया अब तो वही किसके साथ हुआ, नील्स बोर के साथ। नील्स बोर ने क्या दिया था, mvr = nh/2π। इससे पूछा गया, लाया कहाँ से इसको, मना का पता आ गया बस। फिर इसके बाद आता है डी ब्रोगली, वह इसको फिर वो और क्वांटम पढ़ता है। क्वांटम पढ़ने के बाद जो आइंस्टीन था ना, उसने पढ़ लिया आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने कहा वही कण जा रहा, नहीं तरंग भी जा रही है। आइंस्टीन क्या कहता है, कण के साथ साथ क्या है, तरंग। तो उसी ने इसी से डी ब्रोगली की परिकल्पना दे दी कि हाँ, जो प्रकाश होता है वो कणीय प्रकृति भी होता है और तरंग प्रकृति भी होता है। ठीक है, तो अपन बात किसकी कर रहे थे, वीन की। वीन किसके पीछे पड़ा, चिरसम्मित भौतिकी के। ठीक है, ये वीन का जो जिससे वो इसकी इस वक्र की व्याख्या करने बैठेगा वह यही है। इससे यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर पाएगा, पूरी व्याख्या नहीं कर पाएगा। ये कहाँ से लाया वीन, उसने सपने में नहीं आया, उसके मैथमेटिकल उसने पूरा वो किया, उसके बाद ही लाया है। पर उसका जो पार्ट है मैथमेटिकल वाला शायद वो अपने नहीं है ही नहीं, व्याख्या है, पर ये नहीं, ये कहाँ से लाया, ये है फाइनल में क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप लिखो, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, जो समीकरण आए ना सर उसको। वीन का यह विकिरण नियम, वीन का यह विकिरण नियम, वीन का यह विकिरण नियम, वीन का यह विकिरण नियम लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही लागू होता है, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही लागू होता है, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही लागू होता है। लिख लिया, चलो आगे लिखो। 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखो, वैज्ञानिक रेले जीन्स, रेले नाम तो रेले जी नहीं था, अब यहाँ जीन्स दे दिया है, लिखो रेले जीन्स, वैज्ञानिक रेले जीन्स ने, तुमने अंडरलाइन किसको की, नहीं की क्या, लघु तरंगदैर्घ्य के लिए करो, लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों पर ही लागू होता है, इसको अंडरलाइन कर लो। लघु तरंगदैर्घ्य का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ही समझा पाएगा, ये छोटे तरंगदैर्घ्य। अब लार्ज वेवलेंथ यानी कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य किसका आएगा, किसका, दो थे, रेले लगता, जीन्स लगता।
लिखो, वैज्ञानिक रेले जीन्स ने दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए रेले व जीन्स ने दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए तरंगदैर्घ्य परास लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा हेतु उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा हेतु नियम दिया जिसे रेले जीन्स का नियम कहते हैं, ये है भैया 8 पाई के टी बटे लैम्ब्डा की पावर 4 डी लैम्ब्डा। लिखो इसको, ये वाला ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बराबर 8 पाई के टी लैम्ब्डा की पावर 4 बटे में और डी लैम्ब्डा। लिख लो यहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक, यहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक है जिसका मान 1.38 इंटू 10 की घात माइनस 23 जूल बटे केल्विन होता है। लिख लिया? चलो टॉपिक डालो, चिरसम्मित सांख्यिकी की असफलता। चिरसम्मित सांख्यिकी क्लासिकल स्टैटिक्स। फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिक्स। भाई साहब चाहे तो पॉजिटिव लेंस पीछे ज़्यादा ले लो यार। लिख लिया? चिरसम्मित सांख्यिकी की असफलता। लिखो, देखो असफलता का मतलब ये है कि चिरसम्मित सांख्यिकी से उस वक्र की, चिरसम्मित सांख्यिकी जो नियम है ना, उन नियमों से हम उस वक्र की क्या करने गए, व्याख्या पूरे की। तो 0 तरंगदैर्घ्य से लैम्ब्डा एम तक तो किसने की, वीन ने, और लैम्ब्डा एम से अनंत तक की बात करें तो वो किसने की, रेले जी ने। ठीक है, पूरे वक्र की व्याख्या न तो वीन कर पाया न रेले जी ने कर। इन दोनों ने किसका उपयोग किया, चिरसम्मित सांख्यिकी का। अब पहले देखो, अपन को क्वांटम फिजिक्स पढ़ने है तो पहले क्या करें भाई, ये क्यों उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने का कारण पे चले भाई। एक वक्र आया, क्या आया, वक्र। देखो वैज्ञानिक बैठे बैठे क्या करते हैं, प्रयोग। अब वो प्रयोग हो गए, उनसे ग्राफ वराफ बनाया, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, तो पुराने नियम है पहले जो दे रखे उनसे करते हैं कि हाँ इससे हो जाए तो ठीक है। फिर नहीं हुआ तो दूसरी फिजिक्स थी, फिर दूसरी फिजिक्स यहीं से मिल रही है। तो उस वक्र ने काटा कूटा कर रखा है सबने। कौन से, कृष्णिका वितरण वक्र। बोल दिया था कृष्णिका क्या है, कोई वस्तु ले ले जो प्रकाश का क्या करे, अवशोषण, वापस क्या कर दे, उत्सर्जन। तुम काली सल्ट को या काली वस्तु को भी क्या मान सकते हो, कृष्णिका, पर वो पूर्णतः आदर्श कृष्णिका नहीं है। वो सारे प्रकाश का क्या नहीं करती, अवशोषण। ज़्यादा प्रकाश तो जल जाएगी। सूर्य की आवृत्ति कितनी है, 0 से अनंत है ना, वहाँ से आने वाली विकिरणों की। हमारे पास तो बहुत कम आ रही है जिसमें गर्मी लगती है। तुम सारी प्रकाश की आवृत्ति उसको दे दो, जल जाएगी वो तो फिर वो फिर जल गई तो उत्सर्जन कहाँ से करेगी, अवशोषण करेगी, खत्म ही हो जाएगी। तो अपन आदर्श कृष्णिका की बात नहीं करें, नॉर्मल कृष्णिका की बात करें। ठीक है, चलो आओ
तो असफलता में वापस वही लिखो, इनके बारे में लिखो। ये तो कहे ये वक्र पैदा हुआ ना, मतलब उत्पन्न हुआ, उस टाइम न्यूटन नहीं था ना, तो वो तो हार्ट अटैक से मर जाता। हार्ट अटैक से क्या, जिंदगी भर फिजिक्स करता रहा और मरते, मतलब जैसे मरने, मतलब उम्र खत्म हो गई, फिर बोले कि हाँ ये वक्र, ये तो मतलब चिरसमित भौतिकी है ना, वो फिजिक्स के सारे नियमों की, मतलब जितने भी दुर्घटना के प्राकृतिक घटना हो रही उनकी व्याख्या नहीं कर रही, मर जाता वैसे। तो मैंने इतना काम किया बुढ़ापे तक, जो काम ही नहीं आया। चलो आगे लिखो। उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि वीन का नियम, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि वीन का नियम, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि वीन का नियम, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि वीन का नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए ही, 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 केवल लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए ही सत्य हैं, सत्य हैं, लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए ही सत्य हैं। आगे लिखो। अर्थात यह, अर्थात यह, अर्थात यह कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के, अर्थात यह कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के, अर्थात यह कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के, ऊर्जा वितरण वक्र के दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में असफल रहा, समझाने में असफल रहा, समझाने में असफल रहा, समझाने में असफल रहा। लिख लिया? अरे बोलो भाई, सेकंड लिखो। इसी प्रकार रेले जीन्स, मैं बता दूं जो आज मैं लिखवा रहा हूँ ना, इनमें से एक मिलेगा तुम्हें 5 नंबर में, 16 नंबर की यूनिटी, या तो वो उधर का वक्र तो आता ही है, वो नहीं तो फिर इन दोनों असफलता। लिखो। इसी प्रकार रेले जीन्स का नियम कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, पानी पानी, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में पूर्णतया सफल रहा। पूर्ण तरंगदैर्घ्य वाले, सॉरी, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में पूर्णतया सफल रहा। लिख लिया? परंतु लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, परंतु लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग को, परंतु लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग को समझाने में असफल रहा, समझाने में असफल रहा। अब कोई बच्चा सोचे, सरे बावड़िया चाहेगा दोनों मिल लेता, साझो कर लेता, संधि कर लेता और समझा देता। सोचा भी होगा उन्होंने, बैठे भी होंगे साथ तड़ी पे, चाय वाय भी पी होगी, पर दिमाग उनका इसलिए खराब हुआ कि एक ने तो फलन लिया ना जिसे वो व्याख्या कर रहा था, वो कुछ और था, और दूसरे ने जो जिस फलन से इसकी व्याख्या की, ई लेमडा डी लेमडा ए ई की पावर माइनस, सॉरी लेमडा ई पावर -5 ई की पावर माइनस बी बाई के टी डी लेमडा, तो दोनों का फलन तो क्या है, अलग अलग। एक ही फलन से एक आधे की कर देता, दूसरा आधे की कर देता, तब तो वो सत्य हो जाता, लेकिन दोनों का फलन क्या है,
अलग अलग, दोनों की अवधारणा क्या है, अलग अलग, तब जाके वो एक तो आधे का और दूसरा आधे भाग की क्या कर पाया, सफलतापूर्वक व्याख्या। अब एक से तो नहीं हो पाया ना, अब प्लांक आएगा जो अकेला एक ही फलन देगा और पूरे वक्र की व्याख्या अकेला ही करेगा। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की, प्लांक ने। और प्लांक ने किसका उपयोग नहीं किया, चिरसम्मित भौतिकी का। यानी कि 20वीं शताब्दी के अंत में वो ये थे प्रयोग, तो और इनकी सफलतापूर्वक व्याख्या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के पहले पहले जितनी भी भौतिकी थी उसका तो उपयोग ही नहीं किया किसने, प्लांक ने। बोले तो चिरसम्मित भौतिकी का उपयोग नहीं किया, नई फिजिक्स का उपयोग किया। तो फिर आगे पढ़ेंगे अपन क्वांटम, अब यहाँ से शुरू होगी क्वांटम। ठीक है, तो लिखो आप कहाँ तक पहुँचे, समझाने में असफल रहा। अगली लाइन से लिखना, उपरोक्त दोनों नियम चिरसम्मित भौतिकी पर आधारित है। उपरोक्त दोनों नियम चिरसम्मित भौतिकी पर आधारित है। चिरसम्मित भौतिकी पर आधारित है। इन नियमों की असफलता को ही चिरसम्मित भौतिकी की पराबैंगनी विपदा, अल्ट्रावायलेट कास्ट्रास्टोपे, इसको ये लिख लो तुम तो, पराबैंगनी विपदा कहते हैं। लिख लिया? अरे बोलो। अब अगली लाइन से लिखना, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने उपरोक्त दोनों नियमों का, अब वैज्ञानिक मैक्स प्लांक चालाक था। एक बात बताओ, अपन कोई, जैसे अपने को किसी ने सवाल दिया, तुम उसको करने बैठे, अरे हमारी तो सुनो, किसी ने तुम्हें कोई सवाल दिया, उसको करने बैठे, दो तरीके लगाए तुमने, दोनों तरीके से आंसर नहीं आया। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए जो मैक्स प्लांक के चली, कि भाई अब जो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा वो इन दोनों तरीकों से तो नहीं होने वाला, कोई नया तरीका होगा जिससे हल हो। अब दोनों ने दिमाग लगा लिया, अब उनके वो जो गणित, ये जो इन्होंने नियम दिए, इनको किसने पढ़ा, मैक्स प्लांक ने। अब वो इनमें नहीं उलझा, उसको पता है कि इनसे तो पूरे वक्र की व्याख्या नहीं होगी, कुछ नया सोचो, कुछ नया दो, तो फिर वो नया सोच रहे हैं। तो ये भी आपको कोई सवाल दे, नहीं आ रहा हो, दो तीन तरीके लगाओ, फिर भी कोई वैसा ही सवाल दे तो तुम बेवकूफ़ हो जो वापस वही तरीके लगा रहे हो, वो तो पहले नहीं आया, कोई नया सोचो या किससे पूछो। समझ में आई बात? घर घर की बात लिखो। अगले, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने उपरोक्त दोनों नियमों का, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने उपरोक्त दोनों नियमों का गणितीय अध्ययन कर प्रायोगिक वक्र का स्पष्टीकरण देने हेतु प्रायोगिक वक्र का स्पष्टीकरण देने हेतु एक नया नियम दिया जिसे प्लांक का नियम कहते हैं। प्लांक का नियम कहते हैं तथा एक नई सांख्यिकी का जन्म हुआ। स्टैटिक्स का जन्म हुआ जिसे क्वांटम सांख्यिकी कहते हैं।
जिसे क्वांटम सांख्यिकी कहते हैं, जिसे क्वांटम सांख्यिकी कहते हैं। लिख लिया भाई? अरे बोलो, टॉपिक डालो आप। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तुम ये 9 छोटे भाई बहन के रजिस्टर ले आए क्या? हाँ तुम्हारे, तू गुणू नाचे यार। हाँ कूदो जो कूद ना, कूदो छे तभी फिट जा छोरो यार। लिखवा बॉर्डर में भेज दे, पेड़ देना। लिखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। लिख लिया? चलो लिखो। इसमें किसके पास गया था प्लांक? विकिरण के पास। और आइंस्टीन? प्रकाश के पास। प्रकाश से संबंधित जो क्वांटीकरण वाला नियम आता है वो किसका आता है? आइंस्टीन का। और विकिरण का से संबंधित वाला नियम आएगा जो प्लांक का। विकिरण में कौन छुपा हुआ है? प्रकाश। विद्युत चुंबकीय विकिरण में छुपा हुआ है ना। गम गया एक्स बैंगन दिखा, अरे मतरो पराबैंगनी किरणों में तो क्या है? दृश्य प्रकाश। लिखो आप। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु द्वारा या किसी स्थान पर, या किसी स्थान पर, या किसी स्थान पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर, 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 सतत रूप से न होकर विविक्त, विविक्त, विविक्त बोले तो टुकड़ों, विविक्त, विविक्त क्वेश्चन में टुकड़ों, टुकड़ों में होता है, टुकड़ों में होता है, टुकड़ों में होता है। अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में, लिख लिया? या पैकेट्स के रूप में होता है, होता है, होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय दोलित्र भी कहते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय दोलित्र भी कहते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय दोलित्र भी कहते हैं। इनकी ऊर्जा E = h न्यू होती है। इनकी ऊर्जा E = h न्यू होती है। इनकी ऊर्जा E = h न्यू होती है। लिख लिया? नीचे लिख लेना। जहां न्यू आवृत्ति, जहां न्यू आवृत्ति, जहां न्यू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तथा h प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक
होता है, होता है। लिख लिया। अगली लाइन सीखना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही भौतिकी की नई शाखा का जन्म हुआ। भौतिकी की नई शाखा का जन्म हुआ। भौतिकी की नई शाखा का जन्म हुआ। भौतिकी की नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना जाता है। जिसे क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना जाता है। जिसे क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना जाता है। लिख लिया। अब टॉपिक डालो मोस्ट। हाँ, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित। लिखो इसमें क्वांटम सांख्यिकी से संबंधित क्वांटम सांख्यिकी से संबंधित क्वांटम सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित निम्न हैं। 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 ठीक है। अब इन अभिग्रहितों के बारे में पढ़ेंगे हम कल। इनमें से आपको 6 या 7 ध्यान रखने। ठीक है, चलिए।